सार्क में सदस्यों की संख्या 8 गो था। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप लोग बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। याद रहेगा? 8 देश याद रहेगा ना। नीचे से स्टार्ट कर लें। सबसे नीचे कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? मालदीव पढ़ लिए हैं। माले राजधानी उसका सचिव। चलिए, दूसरा श्रीलंका हो गया है। भारत हुआ है? नहीं हुआ है। ये दोनों हो गया है ना। भारत हम लोग अंत में पढ़ेंगे। पाकिस्तान ये हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान हो गया। नेपाल, नेपाल हो गया। भूटान, भूटान बाकी है अभी। चलिए, नेपाल हो चल रहा था कल। नेपाल कल बताए थे ना। चलिए, नेपाल के बारे में और भूटान के बारे में देखते हैं। ये आपका नेपाल हुआ। मिला? एटलस नेपाल का निकलिए। नेपाल के राजधानी यहाँ पर मिलेगा आपको काठमांडू। क्या मिला आपको? हमेशा देखना है पॉलिटिकल अर्थात राजनीतिक में। जब हम नदी, नहर, पहाड़, पर्वत, पठार ये सब जब पढ़ाएंगे तब आपको किस में देखना है? प्राकृतिक में अर्थात नेचुरल में देखना है। लेकिन जब तक हम ना बोले या इस सब के बारे में चर्चा ना करें उस तब तक के स्थान के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहाँ देखना है? हाँ, राजनीतिक में देखना है। राजनीतिक में पहले पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को प्राकृतिक में हम लेके चलेंगे। ठीक, चलिए बताइएगा। नेपाल कल बताए थे आप लोगों को। नेपाल बता दिए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ नीचे कौन सा शहर? सबसे नीचे और राइट साइड में कौन सा शहर है नेपाल में? विराटनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इससे ऊपर चलेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर जनकपुर है। जनकपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, माता सीता के लालन पोषण के लिए। उसके बाद ये भी बताए थे कि आप ये नेपाल में ये जो काठमांडू है उसका मुख्यालय है। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ आपको वहाँ प्रतीक दिखाया गया होगा एरोप्लेन का। उसके बाद ये भी आपको बताए थे कि नेपाल में निचला जो क्षेत्र है आपका 20% तराई का क्षेत्र है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। खेती कर सकते हैं ना। नेपाल में 88% जनसंख्या क्या है? हिंदू है। ये भी बताए थे। चलिए, आपको कल ये भी बताए थे नेपाल में कितने पर्वतमाला हैं। तो सबसे पहले राइट साइड में ऊपर देखिएगा तो ऐसे त्रिभुज बना के यहाँ पर लिखा होगा। कौन सा? मकालू। मिला? नहीं मिला? मकालू पर्वतमाला मिल गया। मकालू कल बता दिए थे ना। मकालू से लेफ्ट साइड में चलेंगे और ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा त्रिभुज बना के लिखा होगा माउंट एवरेस्ट। मिल गया। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर मिल गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक और पर्वतमाला मिलेगा जिसका नाम है गौरी शंकर। इस सब को हाईलाइट करवाए थे कल, बता दिए थे ना। ये रिवीजन केवल करवा रहे हैं, कल पढ़ा दिए हैं। नेपाल मिल रहा है ना। हाँ, तो उसको हाईलाइट करते चलिए। तो मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर ये 3 गो किस देश में पर्वतमाला है? नेपाल। मकालू, माउंट एवरेस्ट और गौरी शंकर कहाँ है? किस देश में? नेपाल। नेपाल में कौन कौन से पर्वतमाला है? मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर। हाँ, तो केवल वो किस लिए हाईलाइट किया जाता है? आपकी नज़र को वहाँ जाने के लिए कि यहाँ कुछ न कुछ छुपा हुआ है। जैसे विराटनगर को आप हाईलाइट कर दीजिएगा तो विराटनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक शहर के लिए। नेपाल में सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कहाँ स्थित है? विराटनगर में। 20% नेपाल में नीचे की तरफ खेती किया जाता है, जबकि बाकी जो 80% ये क्षेत्र होता है नेपाल का, ये सब पहाड़, पर्वत, खाली यही सब तो बर्फ, चट्टान यही सब तो है उसके पास, कुछ नहीं उसके पास। खाने के लिए चावल, दाल, गेहूँ ये सब कहाँ से लेके जाता है? भारत से। ईंधन, पेट्रोल ये सब कहाँ से लेके जाता है? बिहार से। अगर बिहार यहाँ से रोक दे, यहाँ से भारत सरकार रोक दे नीचे से ले जाने के लिए, कुछ भी ना ले जाने दे, बस हो गया इसका सब कुछ, खाना पानी सब बंद, अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो जाएगा इसका। तो ये सब बता दिए थे ना।
मकालू माउंट एवरेस्ट गौरीशंकर कहाँ पे स्थित है? नेपाल। यहाँ सेंटर से लेफ्ट साइड में देखिएगा यहाँ पर तो आपको मिलेगा धौलागिरी। धौलागिरी मिला? हाँ धौलागिरी मिल गया, मिल गया। हाँ चलिए, धौलागिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? नेपाल। नेपाल में। उसके राइट साइड में आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मिला? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? नेपाल। अन्नपूर्णा से राइट में आइएगा तो आपको मिलेगा मंसालू। मिला? ये 6 गो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? नेपाल में। 6 का नाम बोलिए लाइन से सब लोग जल्दी। मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मंसालू। मकालू, माउंट एवरेस्ट, गौरीशंकर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मंसालू, ये 6 गो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? नेपाल में। ये 6 पर्वतमाला याद रहेगा। आप बताइए कि 7वां पर्वतमाला आपको कहाँ बताए थे नेपाल में? कौन सा पर्वतमाला बताए थे 7वां? एपी पर्वतमाला। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको बताए थे एपी पर्वतमाला, या इसी को हिंदी में बोलते हैं ओपी पर्वतमाला। अंग्रेजी में ओपी, हिंदी में एपी। अंग्रेजी में एपी, हिंदी में ओपी। एपी हो अपी हो, घोंचू कहीं का हिंदी पढ़ रहा है कि उसमें उच्चारण कर रहा है। अपी हो चाहे ओपी हो, नहीं पकड़ में आ रहा है कि हाँ वही है। तो यहाँ पर ओपी पर्वत मिल गया, इसको हाईलाइट कर दीजिए। इतना ये सब आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं नेपाल के बारे में। ये सब कल बता दिए थे। नेपाल के आगे अब क्या है? भूटान है। निकालिए भूटान के बारे में हम लोग देखते हैं। नेपाल का वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। जिनको नेपाल और समझ में नहीं आया होगा वो लोग वीडियो में जा करके नेपाल के बारे में वीडियो जाके अपलोड। नहीं, नेपाल ख़त्म नहीं हो गया। फर्स्ट राउंड में केवल नेपाल का आपका परिचय करवाए हैं। अगर अभी आपको नेपाल के बारे में पूरा डीप में पढ़ाएंगे तो फिर सब घचपच हो जाएगा। इसलिए पहले सबका परिचय कीजिए। जैसे सार्क में कितने सदस्य? 8 गो। 8 के बारे में कुछ कुछ बता देंगे तो परिचय करा देंगे तो 8 देश आपको याद हो जाएगा। सेकेंड राउंड में जब हम लोग आएंगे तो नेपाल में क्या पढ़ना है? हिमालय पढ़ना है। हिमालय के 4 भाग में बांटना है। उसके बाद ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बहुत सारा बृहद हिमालय, महाभारत हिमालय, तो ये सब सेकेंड बारे में पढ़ना है। ठीक, चलिए बहुत सारा है। कंचनजंगा सिक्किम में है, नेपाल का ना है, भारत में है। चलिए आगे आप लोग निकालिएगा भूटान का मैप निकालिए आप लोग। मिला? भूटान मिल गया। भूटान का आप लोग नक्शा निकालिए। राजनीतिक की प्रकृति, पॉलिटिकल, बार बार बोलते हैं कि हर समय राजनीतिक में देखना है। ठीक, हाँ मिल गया। भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू। देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा थिम्पू। मिल गया थिम्पू। इसको हाईलाइट कीजिए, सब लोग हाईलाइट कीजिए इसको, थिम्पू को। भूटान के राजधानी थिम्पू, उसको हाईलाइट कीजिए सब लोग। थिम्पू 2 जगह लिखा हुआ है। हाँ तो उससे क्या मतलब है? अभी एक में पढ़िए ना पहले पॉलिटिकल में। हो गया। तो भूटान का राजधानी कहाँ? थिम्पू। भूटान के मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा। हाँ, मुद्रा जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा न्यू गुल्ट्रम। न्यू गुल्ट्रम क्या याद रखना है? न्यू गुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? न्यू गुल्ट्रम। और नेपाल की? नेपाली रुपया। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया। भारत की मुद्रा रुपया। और क्या बोलते हैं भूटान की मुद्रा? न्यू गुल्ट्रम। बांग्लादेश के टाका। बांग्लादेश के टाका। तो याद रहेगा भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की मुद्रा न्यू गुल्ट्रम। यहाँ पर जब आइएगा भूटान शहर में तो यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, देखिए पहले ध्यान दीजिए। यहाँ जहाँ थिम्पू है ठीक इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको चुखा। चुखा मिला? चुखा, उसको हाईलाइट कीजिए आप लोग। चुखा को हाईलाइट कर दीजिए। वो है चुखा, चाहे छुखा होगा। छुखा, कहीं कहीं छुखा देता है, कहीं कहीं चुखा देता है। मिल गया चुखा? हाँ तो उसको हाईलाइट कीजिए। अब जब पूछेगा कि चुखा शहर कहाँ स्थित है? भूटान में। चुखा शहर कहाँ स्थित है? भूटान में। उसके बाद जैसे आप चुखा के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं तो चुखा शहर में एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम भी है चुखा जल विद्युत परियोजना। प्रपात नहीं, जल प्रपात दूसरा चीज़ होता है, वो अभी आगे बताएंगे।
चूखा जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? चूखा जलप्रपात। तो चूखा जलप्रपात कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। ये जो भूटान है, भूटान, ये भूटान भारत के समर्थन में रहता है। क्या क्या चीज़ में रहता है? समर्थन में रहता है। 1959 ईस्वी में, कब? 1959 ईस्वी में, जब भूटान के बगल में तिब्बत था, भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में तिब्बत था, तो तिब्बत पर, यहाँ पर तिब्बत था पश्चिमी क्षेत्र में। 1959 ईस्वी में चाइना क्या किया कि तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके जितना तिब्बतवासी था, उसका मुख्य उस समय के महंत थे तिब्बत का, कौन? दलाई लामा। इसको पीट पाट किया, बेचारे भाग के आ गए भारत में, हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ की जो जनता था उस सबको भी भर निशा चाइना कूटा। एक को उठा कर भेज दिया मंचूरिया, दूसरा को उठा कर भेज दिए फिर क्या बोलते हैं, उनर मंगोलिया, और बाकी सबको उठा के भेज दिया हांग चाइना। कुछ को उठा कर भेज दिया वो शंघाई, सबको इधर उधर पूरा तितर बितर छीट दिया तिब्बत वाले को। और मेन जो हांग चाइना और मंचूरिया में रहने वाले लोग थे, उसको उठा कर ला कर भर दिया कहाँ पर? तिब्बत में। तिब्बत को कब्जा कर लिया। तो उस डर से ये बेचारा, जिस तरीके सिक्किम में हम लोगों को मिल गया, ये भूटान भी भारत में मिलने को तैयार था। बोला कि हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके देश में मिलेंगे। भारत बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, मिलिए। तो भूटान का एक शर्त था कि हम भारत में मिलेंगे, लेकिन हमारा जितना क्षेत्र है वहाँ पर हमारा शासक होगा, राजा होगा। भारत बोला कि नहीं, यहाँ राजा नहीं चलता है। हमारे यहाँ, हमारा हिंदुस्तान क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ जनता का चुने हुआ प्रतिनिधि मतलब शासन करेगा, यहाँ राजा वंशानुगत शासन नहीं करेगा। इसी मैटर पर बात बिगड़ा और ये बोला कि नहीं, तब आप केवल मेरा सहयोग कीजिए। सहयोग में भी क्या हुआ कि ये बोला कि ठीक है, आपका मर्जी, आप जैसे आप शासन कीजिए, लेकिन आप मेरे सहयोग के साथ, मेरे साथ रहिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे। तो भूटान आज भारत के साथ रहता है, भारत का मैत्री, क्या बोलता है, भारत के साथ मैत्रिता निभाता है, मित्र है, भारत का दोस्त है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर भारत बोल दे आज कि ये काम करना है, तो भूटान बोलेगा हाँ करना है। भारत बोलेगा नहीं करना है, तो भूटान क्या कहेगा? नहीं करना है। जैसे भारत बोलेगा वैसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि भारत का मित्र है। क्या है? भारत का मित्र है। तो जब भारत का मित्र है तो भारत के, यहाँ पर भारत की रक्षा कौन करता है? भूटान का। भूटान के सारी सरहदों पर, सीमा पर रक्षा करने की जिम्मेदारी कौन रखा है? भारत। अर्थात भूटान के ऊपर नज़र उठाने से पहले किससे बात करना पड़ेगा? भारत से बात करने का। जैसे एग्जाम्पल में डोकलाम विवाद जो था चाइना और भूटान के बीच में था, भारत उसमें क्यों पड़ गया? क्योंकि इसने एमओयू पर साइन किया है, बोला है तुम मेरा मित्र हो, हम मित्र धर्म का पालन करेंगे। एमओयू पर क्या किया? ये साइन किया है। अब बोला कि तुम मेरा मित्र हो, हम मित्र धर्म के पालन करेंगे। तो भूटान का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछता है कि भूटान का रक्षा विभाग को कौन संभालता है? तो भारत। भूटान के रक्षा विभाग को कौन संभालता है? भारत। भूटान की सरहदों पर किसकी सेना तैनात रहती है? भारत की। याद रहेगा, भूटान की सरहदों पर किसकी सेना? भारत की। और भूटान के रक्षा की जिम्मेदारी किस देश को है? भारत की है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब भूटान के, जब रक्षा की जिम्मेदारी भारत लेता है और रक्षा विभाग भारत देखता है, तो भूटान का विदेश विभाग कौन देखेगा? भारत देखता है। भूटान का विदेश विभाग भारत देखता है। जितना विदेश मंत्रालय में जितना इंटरनेशनल रिलेशन बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, ये सब जिम्मेदारी कौन देखता है? भारत देखता है। अर्थात भूटान का रक्षा और विदेश, ये दोनों विभाग को कौन संभालता है? भारत। तो रक्षा करना होता है तो भारत देखेगा। सीमा पर अगर सेना चाहिए तो भारत भेजेगा। किसी के साथ दुश्मनी हो गया, कोई घुसपैठ कर रहा है, तो वहाँ भारत उसको क्या करता है? संभालता है। देख भाई, प्रेम से समझा रहे हैं, समझ जाओ। और नहीं प्रेम से समझेगा तो हमें आँखों में आँखें डाल कर बात करना भी आता है। एग्जाम्पल में देखें डोकलाम में ना, चाइना को क्या हाल किया भारत। उस समय से फिर कभी भूटान के ऊपर चाइना देखता भी नहीं है। डोकलाम विवाद जो हुआ था उसके बाद। तो चलते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है कि आप इतने बात याद रखिएगा कि भूटान के रक्षा विभाग और विदेश विभाग का जिम्मेदारी कौन संभालता है? भारत संभालता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत का भूटान के साथ जब मित्रता है तो भूटान को कुछ हम लोग मदद भी करते हैं। जैसे हम लोग गए और भूटान में चूखा जलप्रपात बना दिए। क्या बना दिए? चूखा जलप्रपात बना दिए और बोले कि इससे बिजली उत्पादन करो पूरे अपने देश में। ठीक। तो एक और परियोजना है जिसका नाम है तालाब जल विद्युत परियोजना। कौन सा? तालाब। दूसरा चूखा।
और तीसरा दोगाछू, दोगाछू। तो ताला, चूखा और दोगाछू ये तीनों परियोजना क्या है? जल विद्युत परियोजना है। ताला, चूखा, दोगाछू कौन सा? ताला, चूखा, दोगाछू कौन सा परियोजना? ताला, चूखा, दोगाछू। तो भूटान में 3 गो परियोजनाएं हैं, कौन कौन? ताला, चूखा, दोगाछू, ताला, चूखा, दोगाछू, ताला, चूखा, दोगाछू। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि ताला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान में। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में। दोगाछू जल विद्युत परियोजना भूटान में। तो ताला, चूखा, दोगाछू किस देश में स्थित है? भूटान में। किसने बनाया? भारत ने बनाया है इसको। किसने बनाया? भारत ने बनाया। अपना यहाँ से ये क्या अपना टेक्निकल भेजा, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, अपना यहाँ से इंजीनियर भेजा। केवल भूटान का क्या लगा यहाँ पर? सरजमी लगी। क्या लगा? सरजमी भारत की, भूटान का। वहाँ पर जब उसका जमीन लगा तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ाए थे 4 चीज़ें होना चाहिए। पहला होना चाहिए आपके पास पूंजी। तो पूंजी कौन लगाया परियोजना बनाने के लिए? भारत। दूसरा होना चाहिए भूमि। तो भूमि कौन लगाया? भूटान। तीसरा क्या होना चाहिए? उद्यमी, अर्थात उद्यमी का मतलब मालिक, उसको संचालित करने वाला। तो उद्यमी का काम कौन करता है? उद्यमी का काम भूटान। उद्यमी का काम भूटान, उसको देख रेख मालिक के रूप में भूटान काम करता है। श्रमिक, श्रमिक का काम कौन? भूटानी के लोग करते हैं। तो भूटान के लोगों का रोजगार भी मिला। भूटान उसमें उद्यमी भी है। भारत उसमें पूंजी लगाया और भूमि भूटान का है। भारत टेक्निकल उसमें अपना काम किया। अब यहाँ पर बिजली जब उत्पादन होने लगा तो पूरे देश में बिजली फैलने लगा। क्या बोलते हैं, पहुंचाने की जिम्मेदारी भूटान का। तो पूरे देश में बिजली मिलती है भूटान को। पूरे देश में क्या मिलती है? बिजली मिलती है। किससे? ताला, चूखा और दोगाछू से। इसके बाद जो भी बिजली बच जाता है, बदले में हम लोग क्या करते हैं? ये भूटान भारत को देता है। बिजली जो बच जाता है वो किसको देगा? ये सब भारत को डोनेट करता है। क्या? विद्युत, बिजली अर्थात इलेक्ट्रिक। इसको जब भारत को ये बिजली देता है तो इसको पैसा हम लोग देते हैं बदले में। लो पैसा बिजली के बदले में तुम लोग। हमारा पैसा लगा, पूंजी लगा, हमारा इंजीनियर लगा और तब बिजली उत्पादन करता है। और उसके बाद पूरा देश में अपना बिजली खपत करता है और बचता है तो अब हम लोगों को बेचारा देता है। बदले में क्या देते हैं हम लोग? पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीडीपी सही रहे, तुम मेरा मित्र हो, हम मित्र धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भूटान के बारे में कुछ समझ में आया? भूटान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस यही 3 क्वेश्चन पूछता है कि ताला, चूखा और दोगाछू ये जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान। अब किसने बनाया? भारत ने। इसी प्रकार से अफगानिस्तान भी हमारा मित्र देश है। तो हम लोग भी उठे अफगानिस्तान में गए, बोले कि सालमा बांध परियोजना बना लो। कौन बना लो? सालमा। हमने गया और क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान के किस शहर में? हैरात में। अफगानिस्तान के हैरात प्रांत में हम लोग गए और भारत ने सालमा बांध परियोजना बना करके उसको दे दिया। लो पूरे बिजली अपने देश में क्या करो? खपत करो, उत्पादन करो। भारत अपना पूंजी लगाया, अपना इंजीनियर भेजा, अपना मतलब कि परिश्रम लगाया, सब कुछ लगा कर टेक्निकल लगाया और अफगानिस्तान को क्या किया? दे दिए। क्यों? अफगानिस्तान हमारा मित्र देश है। तो जो हमारे साथ हाथ बढ़ाएगा हम भी उसके साथ हाथ बढ़ाएंगे, और जो हमारा पैर खींचेगा उसी पैरवा से मार देंगे, घुलटा जाएगा। क्या? जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है पूरी दुनिया, घूमते रहो। अफगानिस्तान को हम लोग मदद कर रहे हैं, भूटान को मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दोस्त है, करवे करेंगे। चलिए आगे चला जाए। तो भूटान की राजधानी कहाँ पे? थिम्पू। भूटान की राजधानी? भूटान की मुद्रा नेगोल्ट्रम। भूटान की मुद्रा नेगोल्ट्रम। और ताला, चूखा, दोगाछू कहाँ स्थित है? भूटान में। भूटान में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? कौन कौन? ताला, चूखा, दोगाछू। ताला, चूखा, दोगाछू ये 3 परियोजना याद रहेगा। ये तीनों परियोजना को कौन बनाया? भारत। भारत ने भूटान में 3 परियोजना बनाया। कौन कौन परियोजना? ताला, चूखा और दोगाछू। ताला, चूखा और दोगाछू। भारत भूटान का कौन सा मंत्रालय संभालता है? रक्षा विभाग और विदेश विभाग कौन संभालता है? भूटान का भारत। अर्थात भूटान का रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत के पास है। किसके पास? भारत के पास है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ देखिएगा। तो भूटान में कुछ ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने के लिए नहीं है। यही 2-4 क्वेश्चन आपको मिलता है, इतना ही याद रखिए। बाकी अभी डीपली में जब हम लोग पर्वत, पहाड़, पठार पढ़ेंगे तो उसमें भी जो आएगा वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक, यहाँ तक भूटान में कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है?
चलिए, भूटान के बाद सार्क में कौन सा देश आते हैं? जैसे सार्क में 8 देश थे, कौन कौन थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो हम लोग भूटान तक पढ़ लिए, अब चलते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश का आप लोग ने एटलस निकालिए, सब लोग बांग्लादेश का मैप निकालिए, मैप। निकाल दिए बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे गोद में है, नीचे कहाँ है? बोर्ड में है। गोद में है, गोद में। हाँ, बोर्ड में नहीं, गोद में है। बोर्डे में बने। हाँ, कि पूर्वी पाकिस्तान है। बांग्लादेश, इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। अर्थात बांग्लादेश जो है उसकी राजधानी देखिएगा तो आपको मिलेगा ढाका। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पर? ढाका। तो ढाका यहाँ पर ऊपर में और राइट साइड में यहाँ पर होगा ढाका है। ढाका को हाईलाइट कर दीजिए। कौन सा ढाका? ढाका नाम है ढाका नहीं ये नाम है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा टाका। बांग्लादेश की मुद्रा टाका, राजधानी ढाका। तो ये दोनों याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टाका। तो ढाका और टाका दोनों याद रखिएगा। चलिए, ढाका टाका। तो बांग्लादेश के राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। ये हमारा हो गया बेचारा बांग्लादेश। कौन हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश के राजधानी हो गया। अब बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश पहले 1972 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान पहले दो गो था, एक था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज हरामजादे चुट्टा आज भी पाकिस्तान ही बना हुआ है, और दूसरा कौन था? पूर्वी पाकिस्तान, जो कि बेचारा ये बदल गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक, तो पहले क्या होता था कि ये भी पाकिस्तान ही था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान था, वो भी पाकिस्तान ही है, लेकिन वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो पश्चिमी पाकिस्तान की जनसंख्या ज़्यादा थी, पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या कम थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले अपने आप को वो लोग क्या समझते थे? हम लोग दबंग हैं, हम लोग आगे हैं। और ये पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को दबा कर रखते थे, इसके ऊपर अत्याचार करते थे। वो यहाँ से ये पश्चिमी पाकिस्तान ये क्या करता था? पश्चिमी जो पाकिस्तान था, भारत को उस साइड पाकिस्तान, इसका जनसंख्या ज़्यादा था। यहाँ से ये सेना भेज करके और पूर्वी पाकिस्तान पर अपना सारी चारों तरफ अपने सरहदों पर क्या करता था? रक्षा करता था। तो रक्षा करते अपना क्या किया कि आंतरिक अंदर में, अर्थात अंदर में भी ये अपना सैनिक लगा करके, अब कोई भी मतलब कि दिक्कत होता था इन लोगों को तो तुरंत पूर्वी पाकिस्तान को अंदर में सैनिक भेज कर अंदर के लोगों पर भी ये लोग अत्याचार करना शुरू कर दिए। ये लोग क्या, जब इसको आप अपने साथ में नहीं देखिएगा, अपने में इसको नहीं लगाइएगा तो ये आप लोगों को वैल्यू देगा नहीं। तो ये अपने में पाकिस्तान इसको नहीं लगाता था, समझता था कि मेरा ही अंग है, लेकिन हम जो कहें वो करो, हमसे दब के रहो। ठीक, तो ये लोग ये क्या किए? ये बगावत करना चालू कर दिए। जब बगावत करना चालू कर दिए तो ये पाकिस्तान और क्या किया कि और सेना भेजा, और सेना भेज के सबको मारने लगा, काटने लगा, पीटने लगा, यहाँ के महिलाओं को बेइज्जती करने लगा, अपहरण करने लगा, बलात्कार करने लगा। ये सब यहाँ पर क्या करने लगा? गलत काम करने लगा। ट्रैक्टरों वाला यही टाइमों पर जाता है सर। आज जैसे हम लोग पढ़ के जाएंगे तो इहो लोग को पता नहीं रहता है। चलिए आगे। तो जब ये अत्याचार करने लगा तब क्या हुआ कि यहाँ पर बांग्लादेश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? शेख मुजीबुर रहमान। उन्हीं की आज बेटी है, पोती है शेख हसीना, बेटी है शायद। हाँ, अभी बांग्लादेश के पीएम कौन है अभी? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। तो वो कौन है? शेख मुजीबुर रहमान के वो पुत्री है, शायद उनकी पुत्री है।
तो शेख मुजीबुर रहमान जो व्यक्ति थे वो अत्याचार जब देखे तो उनको अत्याचार देखा नहीं गया कि इतना सारा अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तान के बगल में हम लोग हैं, क्या हैं हम लोग हैं, हम लोग का अर्थात ये क्या है, ये हमारा भारत है, भारत। तो ये बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान यहाँ से भाग करके यहाँ आए बांग्लादेश में, और उस समय भारत में भाग करके आए। और उस समय भारत के पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, किसने कहा था? हाँ, तो उस समय भारत के पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। ये बेचारा मुजीबुर रहमान भाग के आया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है। क्या बात है भाई? तो हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारे गांव के, हमारे प्रांत के महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इंदिरा गांधी के पास आकर के ये बेचारा अपना दुख सुनाने लगा। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, कि हमको आप मदद कीजिए। ये भाग कर आया किसके पास? बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान भाग के आया किसके पास? तो इंदिरा गांधी के पास। इंदिरा गांधी बोली कि इतना अत्याचार कर रहा है। इंदिरा गांधी अगर आज रहती तो देश कहीं और चला गया रहता। भारत में प्रधानमंत्री सब लोग आए, सब लोग चले गए, एक से एक प्रधानमंत्री आए, अच्छे से अच्छे प्रधानमंत्री आए, लेकिन आज तक कोई इंदिरा गांधी जैसा टक्कर देने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है। कोई अपने आप को कितना भी बड़ा महान समझ ले वो अलग बात है, हम अपने आप को कितना भी महान टीचर समझ ले अलग बात है, लेकिन टीचर जो महान होता है वही महान होता है। तो प्रधानमंत्री आज तक भारत का कोई बना तो कौन बना? इंदिरा गांधी। ये मुजीबुर रहमान अर्थात ये पूर्वी पाकिस्तान भाग के आया भारत के पास, उस समय इंदिरा गांधी के पास ये मतलब कि हालत है। तो इंदिरा गांधी बोले कि एक काम करो तुम क्या करो कि तुम इलेक्शन में खड़ा हो जाओ और तुम अपने क्षेत्र के सारे लोगों को बोलो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और तुमको वोट दे। ठीक, तो ये इलेक्शन में खड़ा हुआ यहाँ पर बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान, और ये सारे लोगों पर अत्याचार हो रहा था, सबकी आवाज़ बन के उभरे, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट इन्हीं को दे दिया। अब पश्चिमी पाकिस्तान वाले कैंडिडेट सब हार गया। क्या हुआ? हार गया। इधर वाले ये जीत गए। जब जीत गए, क्यों जीत गए? तो सब लोग एक हो कि इधर वोट दे दिया। जनसंख्या इधर ही ज़्यादा था लेकिन कैंडिडेट इधर ज़्यादा, इन लोगों में फुट मत थी। इधर कैंडिडेट कम, एक ही अकेले थे, सब लोग मिलकर उन्हीं को वोट दिया। शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। जीतने के बाद गए इंदिरा गांधी के पास, अब हम जीत गए, बताइए अब हम क्या करें। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने बोली कि आप जाइए, आप एकदम निश्चिंत होइए, हम आपकी सेवा करेंगे। हम आपकी, ये क्या बोल रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हम एक महिला होने के नाते इसको समझ सकते हैं और हम आपकी सेवा करेंगे। इन्होंने, इंदिरा गांधी ने इसको भेजा कहाँ पर? बांग्लादेश में। बोला कि जाओ तुम अपना एक सेना बनाओ जिसका नाम रखो मुक्ति वाहिनी। किसका? मुक्ति वाहिनी। तो यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान आए और एक सेना बनाए। कौन सा सेना? मुक्ति वाहिनी के नाम से एक सेना बनाए, सैन्य संगठन अर्थात सेना के गठन की। कौन गठन किया? शेख मुजीबुर रहमान। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना के गठन किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान। तो मुक्ति वाहिनी का गठन शेख मुजीबुर रहमान। ये मुक्ति वाहिनी सेना बना दिए। बनाने के बाद एक काम कीजिए, इंदिरा गांधी बोली कि इस सेना को कहो तुम जितना अंदर में अत्याचार कर रहा है सब, इस सेना को मतलब कहो लड़ने के लिए। अंदर से ये लड़ना स्टार्ट किया। जो गलती कर रहा था ये पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक, उन लोगों को धोना स्टार्ट किए। कौन? मुक्ति वाहिनी सैनिक। और बाहर से इंदिरा गांधी क्या किए, ये बांग्लादेश के नीचे देखिएगा तो हिंद महासागर है। इधर पर देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी में क्या किया कि विक्रांत को उतार दिया। कौन? भारत। INS विक्रांत, INS विक्रांत को भारत में उतार दिया इंदिरा गांधी। अब इधर से नौसेना बांग्लादेश में जितना पश्चिमी पाकिस्तानी सब सैनिक था, अत्याचार कर रहा था, इधर से ये धो रहा था सब पाकिस्तान को। अंदर से कौन धो रहा था? मुक्ति वाहिनी। पूरा साफ हो गया। आज जो बचा खुचा धूल डस्ट वगैरह जो उड़ रहा था, तो एयरफोर्स भारत को ऊपर से ब्राम बम गिरा रहा था, ऊपर से ही धो रहा था। INS से कौन धो रहा था? INS विक्रांत धो रहा था। अंदर से कौन धो रहा था? मुक्ति वाहिनी। और ऊपर से कौन धो रहा था? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। चारों तरफ से जब धोना चालू किया
तब पाकिस्तान होश में आ गया कि हम उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अब लग रहा है कि ये अब पूर्वी पाकिस्तान हमारे हाथ में नहीं रहेगा, अब हमसे निकल जाएगा। तो ये पाकिस्तान भागते हुए दौड़ते हुए अपने मामा के पास गया यूएसए में, यूएसए अर्थात अमेरिका के पास गया। बोला दौड़ते हुए गया अमेरिका से, कहा कि मामा देखिए ये सब हम लोग को मार रहे हैं और ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकल रहा है। तो ये निकल रहा है, ऐसी ऐसी बात है। इसका मामा यूएसए है। यूएसए ये भारत से पहले ही से दुश्मनी कर रहा था, क्योंकि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से एलटीटी की मदद से इंदिरा गांधी ने अमेरिका को खदेड़ दिया था। किसको खदेड़ दिया था? अमेरिका को। अमेरिका पाकिस्तान के मामा है। तो ये गया अपने मामा के पास कहने, ये इसका मामा दौड़े दौड़े आया, बोला कि हाँ 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 भारत तो हमारा दुश्मन है, ये है, पहले ही से हम तो टिका के रखे थे। ये क्या किया, 7वां बेड़ा लेकर के आ गया हिंद महासागर में और 7वां बेड़ा उतार दिया यहाँ पर। कौन सा बेड़ा? एग्जाम में पूछेगा कि अमेरिका हिंद महासागर में भारत के विरुद्ध में कौन सा बेड़ा उतारा, तो 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा? 7वां बेड़ा जहाज उतार दिया हिंद महासागर में भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। अब उतार दिया तो भाई इसमें कम से कम 40-45 क्या लेकर आया था? परमाणु बम। 40-45 परमाणु बम। अब तो भारत की हालत खराब। अब भारत करे तो क्या करे, तो रूस के कहने पर यूएसओ के खदेड़ दिया था भारत हम्बनटोटा बंदरगाह से एलटीटी की मदद से श्रीलंका से खदेड़ दिया था। किसके कहने पर? रूस के कहने पर। तब भारत कहा कि एक काम कीजिए कि हम अभी दिक्कत में से, इंदिरा गांधी गई रूस के पास, रसिया से बोली कि अरे रूस देखो तुम्हारा मदद किए थे ना, हम्बनटोटा बंदरगाह से अमेरिका को खदेड़े थे, वही बदला लेने के लिए ये पाकिस्तान के मामा दौड़ के आया है, ये 7वां बेड़ा लेके। अब हम यहाँ पर दिक्कत में हैं, अब आप हमारा मदद कीजिए। अब रसिया क्या कहा, हाँ हाँ हम जब बोले थे, रसिया एक बार कमिटमेंट जब कर देता है तो कर देता है। किसी को मदद करने के लिए रसिया एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। जैसे पुलिस को देखते हैं, एक बार कमिटमेंट कर दिया घूस लेकर के कि इतना पैसा दो ये काम कर देंगे, तो एकदम फिक्स है कि वो कर देगा, चाहे वो 50 रुपया घूस लिया हो चाहे 100 रुपया लिया हो। पुलिस अगर एक बार पैसा लेके कमिटमेंट कर दिया कि हम पैसा ले रहे हैं, तुम इतना पैसा दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो वो एकदम फिक्स है कि आप घोड़ा बेच के सो जाइए घर, पैसा जब घूस दे दिए पुलिस को आपका काम कर दे। तो रसिया एक बार जब कमिटमेंट कर दिया कि हम आपकी सहयोग करेंगे तो करेंगे, इंदिरा गांधी से पहले ही कह दिया था तुम आज अमेरिका को खदेड़ दो हम्बनटोटा से, पूरी ज़िंदगी भर हम भारत का सहयोग करते रहेंगे। जब 7वां बेड़ा अमेरिका उतारा तो उस समय भारत जब रूस से सहयोग मांगा तो रसिया यहाँ से अपना 40वां बेड़ा लेकर के इधर हिंद महासागर में, कौन सा बेड़ा लेके आ गया? 40वां बेड़ा लेकर के यहाँ पर आ गया, 40वां बेड़ा। अब बताइए कि 7वां बेड़ा में जब 40-45 को बम परमाणु बम लेकर आया तो 40वां बेड़ा में ये 250 लेकर परमाणु बम आ गया, 250 से 300। और यहाँ से बोला, इधर से ही बोल रहा था कि अरे ससुरा वो कैसे आ गया, ये बोला तुम भाग जाओ, हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। रसिया को अमेरिका बोल रहा था कि हट जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत धमकी दे रहा था, बहुत बुरा अंजाम होगा, मेरे पास परमाणु बम है। तो अब रसिया बोल रहा है एने से, हमारा पास का छुरछुरिया है, हमारे पास परमाणु है, तोरा से हम देख कोई गुना लेकर आए हैं, 250 है मेरे पास। तो जब वो देखा कि मेरे पास 40-45 गो है, इधर से 40वां बेड़ा उतार के लाया है, 250 लाया है, हमारा तो नामो निशान मिटा देगा। ये धीरे से घसक गया, भाग गया कहाँ? यूएसए। हाँ, बोला अपना भगिना से, पाकिस्तान से कि भगिना तुम अपना समझ लो, अपना तुम्हारा मैटर है, हम इसमें नहीं उलझेंगे, नहीं तो ये फिर विश्व युद्ध हो जाएगा और हमारी स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो जब ये भाग कर चला गया अमेरिका, तब ये उस समय INS धो रहा था पूर्वी पाकिस्तान को, जल सेना धो रही थी, ऊपर से एयरफोर्स धो रही थी और अंदर से मुक्ति वाहिनी धो रही, सब धो धा के एकदम जब क्लीन कर दिए साफ, तब 1900, ये कब धो रहा था? 1971 ईस्वी में जब धो धा के क्लीन कर दिया, तब एक देश बना जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और उसी समय शेख मुजीबुर रहमान को इंदिरा गांधी भेजा हुआ, शेख मुजीबुर रहमान गया और पश्चिमी पाकिस्तानियों से बोला, चल लिख इस पर कि आज के बाद पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान नहीं है और ये पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। लिखवाया इस पर उससे, और लिखवा करके तब ये अपना स्वतंत्र हुआ। उस समय से ये बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर भी उस समय ये कह रहा था ना ये तो मेरा ही हिस्सा है, इसको आह नहीं जा रहा था। तब एक साल बाद 1972 ईस्वी में ये पाकिस्तान मान गया कि हाँ ये एक स्वतंत्र देश है जिसका नाम बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ ये समझ में आया?
चलिए, अब जब बांग्लादेश का गठन के बारे में समझ में आ गया तो थोड़ा सा बांग्लादेश के आंतरिक बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना याद रहेगा। बांग्लादेश के गठन के समय भारत के विरुद्ध में कौन सा देश लड़ने को आया था? यूएसए। किसके सहयोग में आया था यूएसए? हाँ, अपने भगिना पाकिस्तान के सहयोग में। अब चलिए, आप जब यहाँ आइएगा तो बांग्लादेश में देखिएगा तो यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ देखिए बोर्ड पर सब लोग देखिए, ये मुक्ति वाहिनी हटा दें हम, याद रहेगा। क्वेश्चन पहले बताइए, शेख मुजीबुर रहमान ने किस सेना का गठन किया? एग्जाम में पूछेगा तो मार दीजिएगा। मुक्ति वाहिनी सेना का गठन शेख मुजीबुर रहमान ने कहाँ किया? बांग्लादेश में किया। और ये बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 71। लेकिन पाकिस्तान ने मान्यता कब दिया? 1972। तो ये सब जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग अब नहीं ना कंफ्यूज होइएगा कि जब बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पर? मुद्रा कहाँ? ढाका। और बांग्लादेश के प्रथम पीएम कौन? शेख मुजीबुर रहमान। यही शेख मुजीबुर रहमान, जिसकी वर्तमान पीएम कौन है अभी? शेख हसीना। इन्हीं की पुत्री है शेख हसीना। क्या है? पुत्री। हाँ, पुत्री है शेख हसीना। शेख हसीना। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो जहाँ पर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में राइट साइड में आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा चटगांव। चटगांव या चिटगांव भी लिखता है, मिला? चटगांव को हाईलाइट कीजिए सब लोग। मिला चटगांव? चटगांव को सब लोग हाईलाइट कीजिए जल्दी। चटगांव, जो बड़ा बड़ा लेटर में चटगांव लिखा होगा, एक छोटा सा लेटर में चिटगांव लिखा होगा, तो बड़ा लेटर में जो लिखा होगा बीच में लिखा होगा, और छोटा सा लेटर में जो लिखा होगा यहाँ कॉर्नर पर नीचे लिखा होगा चिटगांव। लिखा चटगांव। चलिए हाईलाइट कर दीजिए। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। ये जो बड़ा लेटर में लिखा हुआ है चटगांव, इसका मतलब होता है कि चटगांव एक प्रांत है बांग्लादेश में। क्या है? एक प्रांत है, अर्थात एक जगह है, स्थान है। क्या समझ में आ रहा है ना? इसी चटगांव, जैसे मान के चलिए कि पटना एक क्या है? शहर है। और पटना के कहीं तट पर जाएंगे तो कहेंगे ना कि पटना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर चले जाएंगे तो पटना बंदरगाह, अगर नदी के तट पर चले जाएंगे तो। उसी प्रकार चटगांव एक शहर है, उसके तट पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है चटगांव बंदरगाह। क्या नाम है? चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह। लेकिन यो छोटा बांग्लादेश कभी कभी क्या करता है? गलती करता है। ये चटगांव बंदरगाह को क्या किया कि अपन मौसा को दे दिया है चाइना को। हाँ, चाइना को दे दिया है विकसित करने के लिए, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं दिया है। अभी शेख हसीना जो है अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, मोदी जी से ये बात की है। और मोदी जी क्या क्या बात की है शेख हसीना से, अभी बोल रही है ना कि चाइना को यहाँ नहीं रहने देंगे, भगाओ चाइना को यहाँ से, हमारा अपना रहेगा, हम विकसित करेंगे इसको। शेख हसीना बोल रही है चाइना इसको विकसित अब नहीं करेगा, अब हम विकसित करेंगे, ये शेख हसीना बोल रही है। तो मैटर यहाँ तक पहुँचा है, देखिए आगे क्या होता है। अभी मामला यहाँ से रास्ता पर आ सकता है। तो चटगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। कौन विकसित कर रहा है? चाइना। लेकिन अभी इस पर सस्पिशन है कि चाइना को हटा देगा बांग्लादेश कि रहने देगा, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। जब भी पूछेगा चटगांव बंदरगाह कहाँ है तो क्या मारेंगे? बांग्लादेश। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश। चटगांव प्रांत बांग्लादेश। अब यहाँ पर आइएगा तो बांग्लादेश के बगल में यहाँ जो ढाका मिला है देख रहे हैं ना, इस ढाका के नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको नारायणीगंज मिला। नारायणीगंज, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। नारायणीगंज मिला, हाईलाइट कर दीजिए नारायणीगंज। अब नारायणीगंज क्या है कि पूरे बांग्लादेश में, कहाँ पे? पूरे बांग्लादेश में जूट उत्पादन करने के लिए बांग्लादेश पूरे विश्व में, जूट उत्पादन करने के लिए बांग्लादेश पूरे विश्व में कितने नंबर पर? 1 नंबर पे। पूरे विश्व में
पूरे विश्व में बांग्लादेश 1 नंबर पर, और वो भी बांग्लादेश में कौन सा ऐसा शहर है जो पूरे बांग्लादेश को जूट उत्पादन करके देता है, तो वो है आपका नारायणीगंज। ठीक, क्या है? नारायणी। नारायणी किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन के लिए। तो बांग्लादेश में नारायणी एक शहर का नाम है जो किसके लिए प्रसिद्ध है। जब एग्जाम में पूछ देगा कि नारायणी किस देश में है तो क्या कहिएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। आज नारायणी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जूट के लिए। जूट अर्थात पटसन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पटुआ बोलते हैं, पटसन बोलते हैं। तो जूट किसको बोलते हैं? पटसन को। पटसन उत्पादन करने में पूरे बांग्लादेश का कौन सा प्रांत आगे है? नारायणी या नारायणगंज। कहीं नारायणगंज देगा, कहीं नारायणी भी देता है। तो नारायणी कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट उत्पादन करने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बाद तो अब लगभग नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो सेकंड राउंड में सब क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए बताइए। बांग्लादेश का राजधानी? मुद्रा? प्रथम प्रधानमंत्री? शेख मुजीबुर रहमान।